हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें किसी काम को करने के लिए बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है ये फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बिजनेसमैन है, वो चाहेगा तो ये कि भाई उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो, पर ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए वो कोशिश करता है कि अपना प्रॉफिट हाईएस्ट लेके जाए, मतलब मैक्सिमम करने की कोशिश करे। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो एक ऐसा ही चैप्टर है जो कि हमें अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फाइंड करने में हेल्प करता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास सेवरल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं हो सकती। उन रेस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट्स के होते हुए जो हमारा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन अवेलेबल हो सकता है वो हमें करना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रैक्टिकली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इनफैक्ट अगर आगे की बात करोगे ना, तो आगे अगर मैथ्स लेते हैं तो वहाँ पर भी क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें करना क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता होता है, यानी कि उस प्रॉब्लम का हमें बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना होता है जब हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है। वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत सारे वेरिएबल से की जा सकती है, पर क्योंकि हम बेसिक लेवल पर पढ़े हैं तो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ दो ही वेरिएबल्स लेंगे और साथ ही साथ उसको सॉल्व करने का हम लोग सिर्फ ग्राफिकल मेथड ये है जो कि डिस्कस करेंगे एज पर सिलेबस। ठीक है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के सिस्टम में हमें करना क्या होता है? देखो, लीनियर प्रोग्राम में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है उस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम तुम्हें दे रखी है उस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। अब ऑब्जेक्टिव क्या चीज होती है? ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा उस क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या है। जैसे एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन का मेन मोटिव उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा इस क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या है। उसे उसे हम लोग लीनियर की फॉर्म में, लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर उसके साथ तुम्हें देखने होते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स यानी कि रेस्ट्रिक्शंस, मतलब लिमिटेशंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में। वो कंस्ट्रेंट्स तुम्हें ढूंढने होते हैं, फिर उन कंस्ट्रेंट्स को तुम्हें लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। और वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं फिर उन्हें ग्राफ पे बनाना होता है, और फिर उस ग्राफ में से हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं थ्योरी वाला जो पार्ट है वो मैं नहीं लिखूंगा। जब तुम्हारे पास बड़ा क्वेश्चन आता है तो तुम्हें काफ़ी कुछ थ्योरी लिखनी पड़ती है, मैं वो सब नहीं लिखूंगा, पर मैं बता दूंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक 4 स्टेप्स हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है एलपीपी का, इसमें हमें दे रखा है कि भाई एक आदमी है, उसको 1500 रुपये उसके पास हैं। किसके लिए? राइस और वीट के बैग्स परचेस करने के लिए। मतलब ये ट्रेडर है, राइस और वीट के बैग खरीदता है और बेचता है। उसके पास टोटल बैग्स खरीदने के लिए टोटल पैसे कितने हैं? 1500 रुपये हैं। अब देखो, ये उसका लिमिटेशन है कि भाई 1500 रुपये ही हैं, उससे ज़्यादा वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। फिर दे रखा है कि एक राइस और एक वीट का बैग 180 और 120 की कॉस्ट करता है। मतलब अगर हम राइस का बैग लेंगे तो 180 रुपीज़ का आता है, वीट का बैग एक 120 रुपीज़ का आता है, और स्टोरेज कैपेसिटी उसकी 10 बैग्स की है। ये भी लिमिटेशन हो गई भाई कि हमारे पास 10 बैग से ज़्यादा हम नहीं स्टोर कर सकते, तो ये हमारी लिमिटेशन है, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। और फिर ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 11 and 9 on per bag of rice and wheat respectively. You have to formulate an LPP to maximize the profit. तो तुम्हें LPP बनानी है, LPP की हेल्प से तुम्हें फाइंड करना है कि भाई वो कितने बैग्स राइस के बेचे और कितने बैग्स वीट के बेचे जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, एटलीस्ट कंस्ट्रेंट्स के चलते हुए मैक्सिमम हो जाए। सबसे पहला काम होता है तुम्हारा वेरिएबल्स को डिफाइन करना कि भाई एक्स और वाई किसको मानना है। यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई राइस और वीट के कितने कितने बैग्स लें जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा, लेट नंबर ऑफ राइस बैग्स परचेज्ड, है ना, कितने? तो नंबर ऑफ राइस बैग्स परचेज मान लेते हैं x, एंड लेट नंबर ऑफ व्हीट बैग्स परचेज्ड, लेट दिस बी y। ठीक है, ये हमारे दो x और y वेरिएबल डिफाइन हो गए। अब पहला स्टेप मैंने बोला था कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि फॉर्मुलेट एन एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा? हम लिखेंगे
कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज z मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना तुम्हें। अब देखो यहां पर एक राइस के बैग पर प्रॉफिट कितने का होता है? एक राइस के बैग पे 11 रुपए का प्रॉफिट है, व्हीट के बैग पर 9 रुपए का प्रॉफिट है। तो राइस के कितने बैग्स हम खरीद रहे हैं? हम 11 रुपए का एक बैग पर प्रॉफिट ले रहे हैं और x बैग्स खरीद रहे हैं। तो टोटल मेरा राइस पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 11x। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि भाई जितना खरीदेंगे वो सब बिक जाएगा। तो एक बैग पे मैं 11 रुपए का प्रॉफिट लेता हूं और मैं ऐसे x बैग्स बेचूंगा, खरीद कर बेचूंगा। तो मेरा राइस पे कितना प्रॉफिट होगा? 11x। और इसी तरह मेरा प्रॉफिट व्हीट पर कितना होगा? 9y। तो ये मुझे मैक्सिमाइज करना है, 11x प्लस 9y। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये पहली चीज। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप मैंने बोला था अपने कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करो। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशंस। तो सबसे पहली जो कंस्ट्रेंट है वो है हमारे पास लिमिटेड पैसा है। पैसा कितना है हमारे पास? हमारे पास है 1500 रुपए सिर्फ। 1500 रुपए में कितने बैग्स आ पाएंगे ये हमें देखना है। तो एक राइस का बैग ये आता है 180 रुपए का, 180 रुपीज़ का। देखो 180 रुपीज़ का दे रखा है यहाँ पर। और वीट का बैग आता है 120 का। तो एक्स अगर मैं बैग्स ले रहा हूँ तो राइस का एक बैग 180 का है, तो एक्स बैग कितने के हुए? 180 एक्स के। और वीट का एक बैग 120 का है और हम ले रहे हैं वाई बैग्स। तो वाई बैग्स कितने के हुए? 120 वाई के। ये हमारा प्रॉफिट था और ये हमारी कॉस्ट है। अब ये टोटल कॉस्ट है किसकी? राइस और व्हीट की टोटल कॉस्ट है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1500। मतलब जो हमारी टोटल कॉस्ट है या तो 1500 रुपये होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। भाई 1500 रुपये तो मेरे पास टोटल है ना इन्वेस्ट करने के लिए, मैं उससे ज़्यादा तो खर्च कर नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए लेस देन इक्वल टू 1500। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 60 कॉमन लेकर काट लो तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50 काट दिया हमने, 25 60 से डिवाइड कर दिया, 25 आ गया। ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट। अब एक्सक्यूज मी, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है? दूसरा कंस्ट्रेंट था हमारा, वो था स्पेस। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास 10 बैग से ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। तो मतलब व्हीट के बैग्स और राइस के बैग्स का टोटल कितना होना चाहिए? या तो 10 या 10 से कम। तो लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है। और इसके अलावा और कोई कंस्ट्रेंट है क्या? नहीं। तो एक बार पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। देखो 1500 रुपए कंस्ट्रेंट था, ले लिया। 180 और 120 ये तो 1500 के साथ इन्वॉल्व हो गए। 10 बैग की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेशन वो भी ले लिया। 11 और 9 प्रॉफिट था, ये ऑब्जेक्टिव में चला गया। सारी इन्फॉर्मेशन हमने यूटिलाइज कर ली। अब एक कंस्ट्रेंट और बचता है जो हम हमेशा लगाते हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे बोला जाता है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन या नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, NNR, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। मतलब एक्स और वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। भाई नंबर ऑफ व्हीट और राइस के बैग्स ये कैसे नेगेटिव हो सकते हैं? तो इसीलिए एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में ये नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो तुम्हारी ये जो बनी है ना, इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम बना है ना तुम्हारा, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है LPP। अगर इसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए फॉर्मुलेट LPP, तो तुम्हें सिर्फ ये बनाकर छोड़ देना है, तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना, मतलब फाइंड करना कि कितने राइस और कितने मीट के बैग हमारे खरीदे और बेचे जाएंगे। वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करना, वो इसका सॉल्यूशन होगा। हमें इसको सॉल्व नहीं करना अगर, तो फिर सिर्फ हम यही बनाकर छोड़ देंगे। इसको कहते हैं पूरे सिस्टम को LPP। और जब तुम LPP बनाओगे तो उस LPP में तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स कितने हैं? तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स हैं 3, ये 1, ये 2 और ये 3। ये तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स हैं। 2 क्वेश्चन में दे रखे थे। एक एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिविटी रहता ही है। और जब तुम कंस्ट्रेंट्स बनाओगे और ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो तुम्हें उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा।
एक्सप्लेन इन द सेंस कि यहाँ पर 11x प्लस 9y क्यों आया, तो तुम बताओगे एक बैग पर 11 रुपए का प्रॉफिट, उधर 9 रुपए का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट ऐसे बन जाता है। ये इसको थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा एलपीपी बनाते समय, क्योंकि अगर एलपीपी बनाने के लिए आती है सिर्फ, तो 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 3 नंबर में तुम्हें इन सबका कंस्ट्रेंट्स का और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा कि भाई क्यों, कि भाई जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 है तो 10 क्यों, तो हम लिखेंगे भैया ब्रैकेट में, क्योंकि हमारी कंस्ट्रेंट है स्टोरेज कैपेसिटी 10 की है, ये चीज है। तो इस तरह से हमारी एलपीपी बन गई। अब हमारा अगला स्टेप होता है इसको ग्राफ पर प्लॉट करना, टू प्लॉट इट ऑन ग्राफ। अब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कैसे, तो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को, ऑब्जेक्टिव को ग्राफ पे प्लॉट नहीं करते हैं। तो हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, एक बार देखें। हमारे कंस्ट्रेंट है, पहला कंस्ट्रेंट था 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 25, दूसरा कंस्ट्रेंट था x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 10, और तीसरा कंस्ट्रेंट था एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्योंकि x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकलाइज्ड है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें पता है कि अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब हमें नेगेटिव साइड्स सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ग्राफ जब बनाएंगे तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाएंगे, ठीक है। नाउ इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। फिर हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। वैसे तो हम ज़्यादा सॉल्यूशंस निकालते हैं, पर आई विल सजेस्ट कि 2 ही सॉल्यूशन निकालो बहुत होगा। फाइंड आउट ओनली 2 सॉल्यूशंस, और वो 2 सॉल्यूशन भी कैसे निकालने हैं तुम्हें, आसान सी चीज़ है। एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। जैसे इस इक्वेशन में अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y क्या निकल के आता है 10, y को 0 रखता हूं तो x क्या निकल के आता है 10। तो ये मेरे 2 पॉइंट्स हो गए, बहुत है। इसमें अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y मेरा निकल के आता है 12.5, तो अगर मैं y को 0 लेता हूं तो मेरा x निकल के आता है 25/3, जो कि रफली 8.33 होता है। तो हम उसको 8.33 पर प्लॉट करेंगे। सो अब हमें इस पूरे सिस्टम को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। ये जो x और y है ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमारा सॉल्यूशन लोकलाइज्ड होगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं ग्राफ में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाऊंगा, उसके अलावा मैं और कोई सॉल्यूशन नहीं लूंगा। तो मैं ग्राफ बना लेता हूं, ये मेरा ग्राफ है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ग्राफ है। तो आई एम गोइंग टू प्लॉट सॉल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब सबसे पहले मुझे x एक्सिस पर ये जो पॉइंट है 0, 12.5, ये y एक्सिस पे लाया करता है, तो y एक्सिस पर 12.5 तक मुझे वैल्यू चाहिए। मेरा ग्राफ जा रहा है 10 तक, तो मैं y एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल चेंज कर लेता हूं। मैं इसको 2 का स्केल ले लेता हूं, 2, 4, 6, 8, ये 10, 12, 14, 16, 18 और 20, थोड़ा सा स्केल वैल्यू के हिसाब से ले लिया। एक्स एक्सिस पे मैं 1 का स्केल चलने दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑन डिफरेंट एक्सेस, डिफरेंट स्केल ऑन डिफरेंट एक्सेस। तो बेटर तो वैसे ये रहता है कि एक ही रख लें, पर हम डिफरेंट स्केल रख सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले 0, 12.5 ये आएगा कहाँ पर, y एक्सिस के ऊपर। तो y एक्सिस पे 0, 12.5 समवेयर हियर, ये 0, 12.5, और 25/3, 0 ये x एक्सिस पे आएगा। तो 25/3 इज 8.33, 8.33, तो ये 8.33 विल बी समवॉट हियर, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। लेट अस ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 25 को, पर हमें चाहिए 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 25। तो ये जो इनइक्वलिटी होती है ना, इनइक्वलिटी में एक लाइन नहीं होता है सॉल्यूशन, तुम्हारा सॉल्यूशन एक पूरा रीजन होता है। अब कौन सा रीजन होता है, तो पहले ये देखो कि इस ग्राफ पे जब मैंने ये लाइन बनाई तो ग्राफ के 2 पार्ट्स हो गए, एक इसके ऊपर का हिस्सा है, एक इसके नीचे का हिस्सा है। दोनों में से कोई एक इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है, मतलब पूरा का पूरा रीजन इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है। कौन सा है, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई देखो मेरी इनइक्वलिटी है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 25।
अब कोई भी एक इस पूरे ग्राफ में कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लो जो लाइन के ऊपर नहीं है। तो जैसे मैं ले लेता हूं ओरिजिन 0 0, तो 0 0 इसमें डाल के देखो तो क्या आता है, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 25, 0 लेस देन इक्वल टू 25, ट्रू है फॉल्स है, तो भैया ये तो ट्रू है, ये ट्रू है सॉरी, तो इसका मतलब है कि 0 इस इनइक्वलिटी को 0 0 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके शेडेड रीजन में 0 0 आना चाहिए। तो मतलब हमें शेडिंग कहाँ करनी है, उस तरफ करनी है जिस तरफ ओरिजिन यानी कि 0 0 आता है, ऊपर की तरफ शेड नहीं करना है हमें। तो हम इसकी शेडिंग करेंगे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, मतलब इसके नीचे जो भी है ना रीजन, ये पूरा इसका सोल्यूशन है, ये पूरा इसके नीचे सारा ग्राफ में इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन है। अब आते हैं दूसरे पर, दूसरे में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, तो पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो इसका ग्राफ मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं। अब 0 10, तो 0 10 कहाँ है भाई, 0 10 ये रहा, दिस इज 0 10, और दूसरा क्या है 10 0, तो 10 0 कहाँ पर है, ये 10 0 यहाँ पर है। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ, 0 10 और 10 0 को, तो ये हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब तुम्हें इसका शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो इसका शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए फिर वही इसमें 0 0 डालते हैं। तो अगर मैं इसमें 0 0 डालता हूं तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके शेडेड रीजन में भी 0 0 आना चाहिए, मतलब इसमें भी शेडिंग कहाँ होगी, 0 0 की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ शेडिंग होगी। तो इसमें शेडिंग करेंगे ये नीचे की तरफ, तो पहले वाले में येलो से शेडिंग कर ली, दूसरे में पर्पल से शेडिंग कर ली। अब हमें फाइंड करना है हमारा फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन का मतलब होता है वो रीजन जो कि दोनों कंस्ट्रेंट्स में कॉमन शेडेड रीजन है। तो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा है, तो ऐसा रीजन जो दोनों की शेडिंग में आ रहा है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन जो है ये दोनों की शेडिंग में आ रहा है, येलो शेडिंग में भी इंक्लूड होगा और पर्पल में भी इंक्लूड होगा, ये तुम्हें शेड करके दिखाना है। ये जो शेड रीजन है ना, इसको बोला जाता है फीजिबल रीजन। मतलब इस शेडेड रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इस शेडेड रीजन के सारे पॉइंट्स उन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये फीजिबल रीजन है कि भाई इसके अंदर कोई भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, but we are not supposed to find feasible region, we are supposed to find out optimal feasible solution। ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे ऑल्टरनेटिव्स में बेस्ट ऑल्टरनेट है। तो ये जिसमें जितने पॉइंट है ना वो सब हमारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड में जो तुम्हारा फीजिबल रीजन है उसके सारे कॉर्नर्स तुम्हें ढूंढने होंगे, मार्क करने होंगे। तो ये जो फीजिबल रीजन है इसके कॉर्नर देखो, एक कॉर्नर है तुम्हारा ओरिजिन ए, दूसरा कॉर्नर है ये इसको ओ, ये ए, इसको मार्क करता हूं मैं बी, और इसको मार्क करता हूं सी। ये हमारा कॉर्नर है। तो तुम देखो तुम्हारे चारों कॉर्नर, ये ए, ओ, सी और बी, ये चार कॉर्नर हैं तुम्हारे फीजिबल रीजन के। ये चारों कॉर्नर फाइंड करो। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भाई, 0 0। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अगर मैं ग्राफ के हिसाब से देखूं तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 10, और बी के कोऑर्डिनेट्स देखो ग्राफ के हिसाब से एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे भी 5, 4 और 6 के बीच, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 5। और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 25/3, 0। ये 8.33 था जिसको मैं 25/3 लिखूंगा। ये मेरे चार कॉर्नर हैं, और ये जो चार कॉर्नर है ना, ये हमारे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इसमें मिलने का ही चांस होता है। मतलब ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन तुम्हें कॉर्नर पर ही मिलेगा। अब ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इन चारों में से कौन सा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, हमारा z क्या था, मैक्सिमाइज हमारा z था 11x प्लस 9y, ये हमारा मैक्सिमाइज z, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। तो ये जो हमारी चार वैल्यूज निकल के आई है ना, ये चारों वैल्यूज तुम्हें एक एक करके z में पुट करनी है। तो सबसे पहले z में हम पुट करते हैं o, 11 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 0, 0 आ गया भाई। फिर z में पुट करते हैं a,
11 इंटू 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 10, तो ये हो गया 90, ठीक है, 0 प्लस 90। और फिर जेड बी में 11 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, तो 55 प्लस 45 100। और फिर z में c डालते हैं 25/3 0, 11 इंटू 25/3 प्लस 9 इंटू 0, तो ये मेरा निकल के आता है 275/3 जो कि बनता है 91.6। अब देखो ये z की वैल्यूज निकल गई चारों। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, z को मैक्सिमाइज करना, मतलब हाईएस्ट पॉसिबल। तो चारों में हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है z की, 100, और वो किस पर आई है, b पॉइंट पर आई है। तो b पॉइंट पर x और y कितना है, 5 5। तो हमारा जो ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन है कि भैया 5 राइस के बैग्स ले लो और 5 वीट के बैग्स ले लो। इससे तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स के रहते हुए तुम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न कर पाओगे, 100 रुपए का प्रॉफिट तुम अर्न कर सकते हो अगर तुम 5 राइस और 5 वीट के बैग्स बेचते हो। तो हमारा एलपीपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना था। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एलपीपी बनाई, देखो एक बार पूरा फिर से देख लो, समझ लो। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए, एलपीपी बनाई, एलपीपी में ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट्स, फिर उसके बाद उन कंस्ट्रेंट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। ग्राफ में हमने फाइंड किया फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन का मतलब कॉमन शेडेड रीजन। उस फीजिबल रीजन के जो चारों कॉर्नर्स थे, उन चारों कॉर्नर्स को एक एक करके हमने अपने z यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था z को मैक्सिमाइज करना। तो इनमें जहां मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हमारा सॉल्यूशन है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 100, और कब आ रही है, जब x और y दोनों 5 5 हैं। तो इसका मतलब ये है कि x यानी राइस के बैग्स हमें 5 लेने हैं, और y मतलब वीट के बैग्स भी 5 लेने हैं। अगर तुमसे खाली यही पूछता कि राइस और वीट के कितने बैग्स लेने, तो 5 5। प्रॉफिट कितना अर्न होगा मैक्सिमम, तो ये भी बता सकते हो कि टोटल 100 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट ये ट्रेडर ले सकता है अपने कंस्ट्रेंट्स के रहते हुए। इस तरह से हम एलपीपी से कुछ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स और लिमिटेशंस के रहते हुए हम बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनका मेन तरीका यही होगा, पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सारे तरह के होते हैं। डाइट की प्रॉब्लम होती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम्स होती है। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम रिमेन्स सेम। तरीका एक ही रहेगा, काम उसी तरह से करना है। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, अगर तुम्हें सारे के सारे वीडियोस एक ही जगह पर चाहिए तो तुम एलीट की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्रैक्टिस के लिए अगर एमसीक्यूज तुम्हें चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारे एमसीक्यूज एक ही जगह पर मिल जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे पास एक पर्सन है जिसके पास कुछ पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए। अब वो पैसा जो इन्वेस्ट करने के लिए ना, वो उसको कुछ पैसा 2 अलग अलग चीज़ों में या 3 अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और उसको इन्वेस्ट इस तरह से करना होता है कि उसका मैक्सिमम रिटर्न निकल के आए, कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई जो पर्सन है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए टोटल 30,000 रुपीज़ है। ये 30,000 रुपीज़ वो 2 जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है, 7% बॉन्ड्स में और 10% बॉन्ड्स में, मतलब 2 अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं। तो हम मान लेते हैं कि भाई 7% वाले बॉन्ड्स में वो x रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो 10% वाला बॉन्ड है उसमें y रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि दोनों में कितना कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज हो। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो इस बार हमारा बनेगा वो बनेगा मैक्सिमाइज z। अब 7% रुपीज में तुमने x, 7% बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो यहां पर रिटर्न कितना मिलेगा तुम्हें, 7% ऑफ x, भाई x रुपया तुमने लगाया है उसका 7% प्लस 10% ऑफ y, ये तुम्हारा टोटल ऑब्जेक्टिव बन गया है। अब इसके बाद तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स, तो हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट जो है वो क्वेश्चन में तुम्हें हमारे पास क्या है कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 30,000 रुपीज़ है। मतलब मेरा बॉन्ड ए और बॉन्ड बी का टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 या उससे कम होना चाहिए। तो मैं जो पहला कंस्ट्रेंट बनाऊंगा कि बॉन्ड ए का और बॉन्ड बी का इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल टू 30,000, ये बनेगा मेरा पहला कंस्ट्रेंट। अब इसके बाद
सेकेंड कंस्ट्रेंट क्या है कि उसने डिसाइड किया है कि एट मोस्ट 12,000 रुपीज में बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करूंगा, मतलब बॉन्ड बी में यानी कि वाई में मैक्सिमम मैं 12,000 रुपए लगाऊंगा। इसका मतलब जो वाई होगा, जो बॉन्ड बी का इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 12,000 होगा। ये हमारा सेकेंड कंस्ट्रेंट। और एटलीस्ट 6,000 इन ए, और बॉन्ड ए में कम से कम 6,000 रुपए लगाने हैं। तो बॉन्ड ए में कम से कम 6,000 रुपए लगाने हैं, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000। भाई एटलीस्ट का क्या मतलब है, कम से कम 6,000, मतलब 6,000 या उससे ज्यादा। और इसके बाद वो चाहता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए शुड बी एटलीस्ट मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बी। भाई ए में कितना इन्वेस्ट करना है, कम से कम बी या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। अब ए का इन्वेस्टमेंट क्या है, x, बी का इन्वेस्टमेंट है y, मतलब जो x है वो b के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये बनेगा हमारा चौथा कंस्ट्रेंट। नाउ xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन है ही। तो ये हमारे 4 कंस्ट्रेंट्स बने हैं, इन चारों को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब हम जब ग्राफ पे प्लॉट करने की बात करते हैं तो सबसे पहला है मेरा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30,000। अब मैं इसको इक्वेशन में चेंज करूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30,000 होगा। इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं हम लोग। तो लेट अस प्लॉट इट ऑन ग्राफ। ग्राफ निकालते हैं हम अपना, ये ग्राफ। अच्छा, इसका स्केल जो है मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 30,000 तक की वैल्यूज हैं, मतलब मुझे 3,000 का स्केल लेना पड़ेगा। तो ये है मेरा 3,000, 6,000, 12,000, है ना, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, ये मेरे ग्राफ पे वैल्यूज आ जाएंगे ना। मैं बीच में 9 लिखना भूल गया हूँ। तो 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन टिल ये 30 है ना। और इसी तरह यहाँ पर भी 3, 6, 9, 12 सो ऑन टिल ये लास्ट में 30 है। अच्छा, x प्लस वाई इक्वल टू 30,000 का जब हमें ग्राफ बनाना है तो इसमें x अगर 0 है तो y 30,000 है, तो x 0 तो y 30,000, और x 30,000 है तो y 0 है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो बनेगा इस तरह से। ये हमारा ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। शेडिंग किस तरफ करनी है, देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30,000 है, तो जैसे ही मैं दोनों में 0 0 रखता हूँ, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30,000, ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है, मतलब इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, टुवर्ड्स 0 0 होगी। तो जहां सेटिस्फाई हो वहां शेडिंग करनी है, तो इसकी शेडिंग होगी टुवर्ड्स 0 0, मतलब डाउनवर्ड्स, ये इसकी शेडिंग हो गई। फिर सेकंड है मेरे पास ग्राफ है y लेस देन इक्वल टू 12,000। तो y लेस देन इक्वल टू 12,000 का ग्राफ तो बड़ा आसान होता है। y इक्वल टू 12,000 विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हमने लोअर क्लास में पढ़ा है कि y इक्वल टू कांस्टेंट की जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल बनती है। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 12,000 कहाँ है, यहाँ है, ये x एक्सिस के पैरेलल 12,000 पे लाइन बनेगी। ये जो लाइन है वो है y इज इक्वल्स टू 12,000 के, मुझे चाहिए y लेस देन इक्वल टू 12,000। तो y 12,000 से नीचे कहाँ है, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड तो बड़ी वैल्यूज हैं, तो डाउनवर्ड्स में मेरी शेडिंग कहाँ होनी है, डाउनवर्ड्स शेडिंग होनी है मेरी, ठीक है, ये डाउनवर्ड शेडिंग हो गई। फिर है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000। नेक्स्ट, अब x इक्वल टू 6,000 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू 6,000 का ग्राफ जो बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ये बन गया x इक्वल टू 6,000, लेकिन मुझे चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000। तो x की वैल्यू 6,000 से बड़ी किस तरफ है, राइट साइड पे, तो इसमें शेडिंग होनी चाहिए राइट साइड पर। अब बचा लास्ट पार्ट जो कि है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसको मैं इक्वेशन में चेंज करूं तो x इक्वल टू y बनता है। इसमें मैं पॉइंट्स निकाल लेता हूं कि भाई x और y बराबर हैं, तो x अगर 0 है तो y भी 0, x 3,000 है तो y भी 3,000 होगा। तो इसके मैं पॉइंट्स प्लॉट करता हूं, 0 0 और 3,000 3,000, तो ये इसकी लाइन बनेगी। ये हमने x इज इक्वल टू y का ग्राफ बना लिया, दिस इज ग्राफ ऑफ x इक्वल टू y। अब इसकी शेडिंग थोड़ा ध्यान से करेंगे। हमारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, हम अब यहाँ पर ओरिजिन नहीं लेंगे, 0 0 नहीं लेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस लाइन पे लाई नहीं करता है। मान लेते हैं मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ 3,000 0, तो इस पॉइंट पर x है 3,000, y है 0। तो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यूज रखूँ, x की जगह 3,000
और y की जगह 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब इसका जो शेडेड रीजन है वो कौन सा है, डाउनवर्ड्स है। 3000 जीरो इसके शेडेड रीजन में आना चाहिए, तो ये मेरा शेडेड रीजन इस लाइन का हो गया, x इज इक्वल्स टू y का। अब मुझे निकालना है फीजिबल रीजन विच इज कॉमन शेडेड रीजन ऑफ ऑल द लाइंस। तो सारी इनइक्वलिटीज का जो कॉमन शेडेड रीजन अगर मैं देखूं तो वो निकल के आ रहा है ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट है ना, ये है कॉमन शेडेड रीजन, इसमें सबकी कॉमन शेडिंग है इस पार्ट के अंदर। और अब इसके कॉर्नर देखने हैं, तो इसके कॉर्नर क्या क्या है भाई, एक तो ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, 5 इसके कॉर्नर्स हैं। तो इन पांचों के हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। लेट अस राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल 5। तो सबसे पहला जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6000 0, बी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं 6000 6000, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6000 6000, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस पे 12 है, वाई पे भी 12 है, 12000 12000, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 6000 और 12000। तो डी के कोऑर्डिनेट 6 नहीं है, सॉरी ये 18 है ना बेटा, 18 है, ध्यान रखो, वो 3 का स्केल था, तो 18 और 12 हैं, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आएंगे 18000 और 12000। और बचा लास्ट पॉइंट ई, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 30000, 0। तो ये मेरे 4-5 कोऑर्डिनेट्स आ गए जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स हैं। अब इन कॉर्नर्स को हमें एक एक करके z में रखना है। तो हमारा z था, मैक्सिमाइज करना था, z को मैक्सिमाइज कहां पर है, 7% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y। तो इसमें मैं एक एक करके सारी वैल्यूज पुट करता हूं। सबसे पहले मैं a पुट करता हूं, 7% ऑफ 6000 बाई 7 6 42, तो ये a पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, 7% ऑफ 6000 आ गया मेरा ₹420। फिर z निकालते हैं b पर, तो 7% ऑफ 6000 अगेन 420 प्लस 10% ऑफ 6000 600, तो ये मेरा निकल के आता है ₹420 प्लस 600 1020। फिर निकालते हैं z c के ऊपर, तो 12000 तो 7% ऑफ 12000 840, 10% ऑफ 12000 1200, तो 840 और 1200 मिलके बनते हैं ₹2040। इसी तरह जब मैं z d पर निकाल रहा हूं, तो 7% ऑफ 18000 प्लस वो सॉल्व करते हैं, तो वो निकल के आएगा 2460, और z में जब e पे निकालूंगा तो ये मेरा निकल के आ रहा है ₹2100। अब क्योंकि हमें z को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 2460 आ रही है डी पॉइंट पर, जो कि था 18000 12000। इस हिसाब से इस आदमी को बॉन्ड ए में 18000 रुपीज और बॉन्ड बी में 12000 रुपीज इन्वेस्ट करने चाहिए मैक्सिमम रिटर्न के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हाईएस्ट रिटर्न 2460 आ रहा है जो कि डी के ऊपर आ रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बॉन्ड ए में 18000, बॉन्ड बी में 12000 रुपीज। तो बेटा अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन किस पर रहेगा, एलपीपी बनाने पर रहेगा। ग्राफ बनाना और उसका जेड निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम रह नहीं जाता। तो यहाँ पर ये जो नया क्वेश्चन है ना, ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम का। मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि तुम्हारे पास 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, उन 2 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए तुम्हारे पास 2 या 3 अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं या कंस्ट्रेंट्स होते हैं। हमें ये देखना होगा कि उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटर रहता है कि अगर तुम सारी इंफॉर्मेशन को पहले नोट कर लो टेबुलर फॉर्म में, कि भाई हमें 2 प्रोडक्ट बनाने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 प्रोडक्ट बनाना है, एक तो लैम्प और दूसरा शेल्स, और इन्हें बनाने के लिए हमें एक तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन चाहिए, एक स्प्रेयर चाहिए। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो नोट कर लो। इट टेक्स 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैम्प। मतलब एक लैंप बनाने के लिए 2 घंटे हमें मशीन पर चाहिए, 3 घंटे स्प्रेयर पर चाहिए, और उसको शेड को बनाने के लिए 1 आवर चाहिए ग्राइंडिंग कटिंग पे और 2 घंटे चाहिए स्प्रेयर पर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर ली। अब तुम्हें क्या दे रखा है कि जो स्प्रेयर है वो एक दिन में 20 आवर्स के लिए अवेलेबल है, और जो मशीन है वो हमारे लिए बस 12 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी किसकी, मशीन की अवेलेबिलिटी, जो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है उसकी अवेलेबिलिटी है 12 घंटे, और स्प्रेयर की अवेलेबिलिटी है 20 आवर्स। ये हमने नोट कर लिया, ये अवेलेबिलिटी लिख ली। और फिर जो प्रॉफिट है वो भी नोट कर लो। लैंप से 5 रुपए का प्रॉफिट और शेड से 3 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। तो लैंप से जो प्रॉफिट मिलता है ये है 5 रुपए का,
शेड से जो प्रॉफिट मिलता है ये है 3 रुपए का, ये हमारा प्रॉफिट। अब सारी इंफॉर्मेशन हमने इस टेबल के अंदर नोट कर ली है। अब इसी से हमारे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और इसी से हमारे कंस्ट्रेंट्स भी बनेंगे। तो एक्स और वाई किसको मानेंगे भाई? हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें कितने लैंप और कितने शेड्स बनाने हैं जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। कितने लैंप्स और कितने शेड्स? तो मैं मानूंगा कि जो लैंप है वो एक्स बना रहे हैं और जो शेड्स हैं उसका नंबर है वाई। अब मैक्सिमाइज क्या करना है? प्रॉफिट। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3y। भाई एक लैंप पे 5 रुपए का प्रॉफिट होता है तो x लैंप्स बनाएंगे तो 5x का प्रॉफिट हो जाएगा और इधर 3y, ये प्रॉफिट हो गया, ये हमारा मैक्सिमाइज हो गया। अब हमारे कंस्ट्रेंट्स, तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है भाई? पहला कंस्ट्रेंट है मशीन का, कि जो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है वो हमारे पास 12 घंटे मैक्सिमम अवेलेबल है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स 12 घंटे से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं एक दिन का। तो 2x प्लस 1y। भाई देखो, लैंप को बनाने के लिए मशीन पे 2 घंटे चाहिए एक लैंप को बनाने के लिए, तो x लैंप को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे? 2x। और इसी तरह शेड को बनाने के लिए 1/, आवर्स चाहिए होंगे इसी मशीन के ऊपर। तो टोटल मशीन के आवर्स जो हमें यूज करने हैं वो है 2x प्लस y एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। ये 12 से कम होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं स्प्रेयर की बात करूं तो स्प्रेयर जो है वो होगा मेरा 3x प्लस 2y। तो 3x प्लस 2y, क्योंकि एक स्प्रेयर पे लैंप को बनाने के लिए हमें 3 घंटे लगते हैं, x लैंप को बनाने के लिए 3x आवर्स लगेंगे और इसी तरह y शेड्स को बनाने के लिए 2y आवर्स लगेंगे। तो टोटल लगेंगे आवर्स कितने स्प्रेयर के ऊपर? 3x प्लस 2y विच शुड बी लेस देन 20। ये हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट है। अब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। वही हम क्या करेंगे कि भाई मैं एक रफ बना के दिखाता हूँ कि जो फर्स्ट वाला है वो हमारा इस तरह का सा कुछ ग्राफ बनेगा, ये 6 पर और ये 12 पर। सेकंड वाला जो है ये हमारा बनेगा करीब 8.3 पर और 10 पर। ये सेकंड का ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह का सा ग्राफ बनेगा कुछ। ये हटा देते हैं यहाँ से। अब जो शेडेड रीजन है दोनों का कॉमन शेडेड रीजन आएगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि लेस देन वाला पार्ट है तो लेस देन में जनरली डाउनवर्ड शेडेड एरिया होता है। ये तुम्हारा शेडेड एरिया होगा। 4 कॉर्नर्स निकलेंगे, चारों कॉर्नर्स तुम किस में रखोगे? z में रखोगे। z में रखोगे तो z की वैल्यू जहां पर भी हाईएस्ट होगी वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, वहां प्रॉफिट तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का ही, मैन्युफैक्चरिंग का ही, पर ये उससे काफ़ी अलग है। इन द सेंस शुरू में तो तुम्हें सिमिलर सा ही दिखेगा पर बाद में तुम्हें ध्यान देना होगा इसमें कुछ नई चीज़ है। जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि एक मैन्युफैक्चरर ने 5 स्किल्ड मैन और 10 सेमी स्किल्ड मैन लगा रखे हैं और वो एक आर्टिकल 2 क्वालिटी में बनाता है, एक डीलक्स मॉडल है एक स्टैंडर्ड मॉडल है। तो भाई ये हमारा डीलक्स मॉडल और ये स्टैंडर्ड मॉडल, और इसको बनाने के दो तरह के लोग हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, ये 2 तरह के लोग हैं। अब वो कह रहा है कि भाई जो डीलक्स मॉडल है उसको बनाने के लिए स्किल्ड आदमी को 2 घंटे और सेमी स्किल्ड को भी 2 घंटे लगाने पड़ते हैं। तो डीलक्स मॉडल को बनाने के लिए 2 घंटे ये लगाएगा, 2 घंटे ये लगाएगा। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसको बनाने के लिए 1 घंटा स्किल्ड का चाहिए, 3 घंटे सेमी स्किल्ड के चाहिए। तो स्किल्ड का 1 घंटा और सेमी स्किल्ड का 3 घंटे। 2 तरह की मॉडल हैं और 2 तरह के लोग हैं। पिछली बार के जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। पर नया क्या है इसमें, तो चलो देखते हैं नया क्या है। पहले हम देखते हैं इस पे प्रॉफिट 15 रुपए और 10 रुपए का। तो डीलक्स पे 15 रुपए का प्रॉफिट है और स्टैंडर्ड पे 10 रुपए का प्रॉफिट है। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव में जाने वाला है। अब यहाँ पर हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ आवर्स ये देखना है कि जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड है वो कितने कितने घंटे काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि बाय यूनियन रूल नो मैन कैन वर्क मोर देन 8 आवर्स अ डे। एक आदमी से हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ये कर देते हैं 8 और 8। तुम्हें भी हो सकता है ऐसा लग रहा हूँ कि 8 और 8 होगा क्योंकि एक आदमी 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें रखना है 40 और यहाँ रखना है 80। अब तुम कहोगे ये कहाँ से आया, तो बेटा ध्यान से सुनो कि हमारे पास एक स्किल्ड आदमी 8 घंटे काम कर सकता है। तो मेरे पास स्किल्ड आदमी कितने हैं? 5 हैं। एक स्किल्ड आदमी से मैं 8 घंटे काम करवा सकता हूँ और मेरे पास ऐसे 5 आदमी हैं। तो मेरे पास स्किल्ड मैन के कितने आवर्स अवेलेबल हैं?
मेरे पास तो 40 घंटे अवेलेबल है ना, एक आदमी से मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकता, लेकिन मेरे पास आदमी तो 5 हैं, तो इसीलिए मेरे पास अवेलेबिलिटी 40 होगी। ठीक है, अब एक कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनाना है, सबसे पहले एक्स और वाई डिफाइन करें। एक्स और वाई, ये देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप शुड बी मेड, मतलब डीलक्स वाला मॉडल कितने बनाएं और स्टैंडर्ड वाले मॉडल कितने बनाएं जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो मैं मानूंगा कि डीलक्स मॉडल की एक्स क्वांटिटी बनाते हैं और स्टैंडर्ड मॉडल की वाई क्वांटिटी बनाते हैं। ठीक है, अब डीलक्स मॉडल की एक्स क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मॉडल की अगर मैं वाई क्वांटिटी बना रहा हूं, तो अब यहां पर देखो मेरा ऑब्जेक्टिव जो होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 15x प्लस 10y। भाई एक डीलक्स मॉडल पे 15 रुपए का प्रॉफिट मैं लेता हूं, तो मैं x डीलक्स मॉडल बेचूंगा तो 15x का प्रॉफिट लूंगा। एक स्टैंडर्ड मॉडल पे 10 रुपए का प्रॉफिट लेता हूं तो y पर मैं 10y का प्रॉफिट लूंगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, तो कंस्ट्रेंट क्या है, पहला कंस्ट्रेंट 2x प्लस y, है ना। कैसे 2x प्लस वाई, कि भाई एक डीलक्स मॉडल बनाने के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए स्किल्ड मैन के, तो x डीलक्स मॉडल बनाने के लिए मुझे स्किल्ड मैन के कितने घंटे चाहिए होंगे, 2x। और इसी तरह स्टैंडर्ड मॉडल में मुझे स्किल्ड आदमी के कितने आवर्स चाहिए होंगे, 1 इंटू बाय 1 बाय, तो टोटल स्किल्ड मैन के आवर्स मेरे को कितने ज़रूरत है, 2x प्लस वाई, और स्किल्ड आवर्स मेरे पास अवेलेबल है 40, तो मैं लिखूंगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40। ये मेरा कंस्ट्रेंट हो जाएगा सेकंड। अब बात कर फर्स्ट, सॉरी, और सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करूं तो सेकंड कंस्ट्रेंट आएगा सेमी स्किल्ड का, तो इसी तरह 2x प्लस 3y कितना होना चाहिए, 80 या लेस देन 80। तो मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट होगा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 80, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर अब वही ऑब्जेक्टिव तो मेरे पास है ही, कंस्ट्रेंट्स भी हैं, इनको ग्राफ पे प्लॉट करके ग्राफ में कॉर्नर्स ढूंढ के हम उन्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, कितने आवर्स अवेलेबल हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी है, डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 2-3 बार बोर्ड में एग्जाम में पूछा भी गया है, ये कोर वालों के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया, अप्लाइड में 1 बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि एक यंग मैन है जो कि राइड 2 अलग अलग स्पीड पे करता है, कि भाई अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलता है तो उसे ₹2 पर किलोमीटर खर्च करने पड़ते हैं, और अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलता है तो उसे ₹5 पर किलोमीटर खर्च करने पड़ते हैं, ये दे रखा है। और टोटल उसके पास ₹100 हैं खर्च करने के लिए, इससे ज़्यादा वो नहीं खर्च कर पाएगा, ₹100 पेट्रोल के हैं उसके पास। एंड विशेस टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर। अब वो फाइंड करना चाहता है कि मैक्सिमम मैं कितना डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर इस ₹100 के हिसाब से। अब देखो कंस्ट्रेंट क्या है, पहला कंस्ट्रेंट है खर्च करने के लिए मेरे पास सिर्फ ₹100 हैं, दूसरा मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन 1 आवर कवर करना है, तो विद इन 1 आवर ये मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एक्स और वाई किसको मानना है। यहाँ बहुत बच्चे चक्कर खा जाते हैं कि भैया एक्स और वाई समझ में नहीं आता, उनको क्या मानना है। क्या तुम्हें समझ में आ चुका है, आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो फिर सुनो ध्यान से कि यहाँ पर क्योंकि हमें डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि 25 किलोमीटर की स्पीड पर हम मान लेंगे x किलोमीटर कवर किए, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर y किलोमीटर कवर किए। मतलब जो 2 स्पीड पर चल रहे हैं हम, तो 25 की स्पीड हमने x किलोमीटर कवर किए हैं और 40 की स्पीड पर हमने y किलोमीटर किए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो बनेगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। 25 की स्पीड पर x किलोमीटर, 40 की स्पीड पर y, तो टोटल डिस्टेंस होगा मेरा x प्लस वाई, उसे मुझे मैक्सिमाइज करना है। पहला कंस्ट्रेंट है मेरा ₹100 का, कि भाई मैं ₹100 से ज़्यादा खर्च नहीं करूंगा। अब क्योंकि मैं ₹100 मैक्सिमम खर्च करूंगा, तो वो उसकी कंस्ट्रेंट कैसे बनेंगे, तो हमारा जो कंस्ट्रेंट बनेगा वो बनेगा x किलोमीटर चल रहे हैं किस स्पीड पर, 25 की स्पीड पर, तो खर्चा कितना है हमारा ₹2 पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के ₹2, तो x किलोमीटर के 2x
y किलोमीटर के कितने पैसे लगेंगे 5y, क्योंकि 1 किलोमीटर के 5 रुपए हैं। ये है मेरा टोटल खर्चा। ये टोटल खर्चा मेरा 100 रुपए या उससे कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100। ये मेरा कंस्ट्रेंट बनेगा। तो ये मेरा पहला कंस्ट्रेंट है। दूसरा कंस्ट्रेंट था कि मुझे डिस्टेंस से ट्रेवल करना है मैक्सिमम 1 आवर के अंदर। मैक्सिमम 1 आवर का मतलब हो गया कि 25 की स्पीड का जो टाइम है प्लस 40 की स्पीड का जो टाइम है, ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ए मान लेते हैं ये वाला और बी मान लेते हैं सेकंड पार्ट। तो 25 की स्पीड पे जो मैंने टाइम लगाया और 40 की स्पीड पे टाइम लगाया, ये 1 या 1 से कम होना चाहिए। टोटल टाइम विद इन 1 आवर। अब टाइम कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 25 की स्पीड पे डिस्टेंस कितना कवर किया हमने? x, और स्पीड तो 25 है ही, तो टाइम क्या निकला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, अब सेकंड की बात करूं तो डिस्टेंस है y और स्पीड है 40, y अपॉन 40। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये बनेगा मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार के लिए मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। ग्राफ कैसे बनाना है ये तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं डायरेक्ट ही ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा मैं स्केल चेंज करूँगा। स्केल चेंज करूँगा इन द सेंस कि भाई स्केल मेरे को लेना है यहाँ पर 25-40 है, 5-5 का स्केल ले लेते हैं, ठीक रहेगा। y के नीचे 20 आ रहा है तो ठीक है, 5-5 का स्केल है, 5 का स्केल ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन, 35, फिर 40, 45, 50। और यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 35 सॉरी, बहुत है। अब इसमें जब मैं x को 0 रखूंगा तो y कितना आ रहा है मेरा 20, तो 0, 20 एक पॉइंट है ये रहा, और y को 0 रखता हूं तो x आ रहा है 50, तो ये 0, 50 ये दूसरा पॉइंट है। तो ये बनेगी मेरी पहली लाइन, ये मेरी पहली लाइन बनी, ये फर्स्ट लाइन। और सेकंड में x के नीचे 25, x को 0 रखता हूं तो y 40 आएगा, x को 0 रखता हूं तो y इज 40, ये रहा, और y को 0 रखता हूं तो x 25 आएगा, वो ये रहा। तो ये हमारा दूसरी लाइन बन गई। अब शेडिंग देखें तो मैं शेडिंग जब करूंगा तो इसमें 0, 0 डालता हूं तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें भी 0, 0 डालता हूं तो सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली दोनों में शेडिंग कहाँ है? डाउनवर्ड्स है। तो डाउनवर्ड्स में मेरा कॉमन शेडेड रीजन आएगा ये वाला, ये मेरा कॉमन शेडेड रीजन है। अब ये जो कॉमन शेडेड रीजन है इसके कॉर्नर्स क्या है? O, A, B और ये C, ये मेरा कॉमन शेडेड रीजन है। इसके कोऑर्डिनेट्स चारों पॉइंट के क्या क्या हैं? 0, 0 O के हैं देखो, और A के हैं 0, 20। B के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो B के कोऑर्डिनेट्स ये करीब 17.5 और 15, कुछ 12.5 ऐसे आ रहे हैं। अब B के कोऑर्डिनेट्स थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं निकालने, है ना, ऐसे ग्राफ से एग्जैक्ट नहीं पता पड़ पा रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, B क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस का, हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 100। जो दो लाइंस है ना उनकी इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन से। सेकंड इक्वेशन एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 200। ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करें तो 6x इक्वल टू 100, मतलब x आ रहा है 50/3 और y आ रहा है 40/3। अब ये ग्राफ से इजीली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते थे, तो हमारा x और y की जो वैल्यू है वो 50/3, 40/3 है। मतलब जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 50/3 और 40/3, ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं। और c के कोऑर्डिनेट्स तो दिख ही रहे हैं 25, 0। अब ये चारों वैल्यूज तुम्हें रखनी है किसमें? ऑब्जेक्टिव में। मैक्सिमम जहां पर डिस्टेंस होगा क्लियरली दिख रहा है b पर तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो जाएगा। 50/3 प्लस 40/3 मैक्सिमम है, तो इसीलिए बी हमारा सही ऑप्शन है कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उसे कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए? 50/3 किलोमीटर कवर करने चाहिए, और 40/3 किलोमीटर कवर करने चाहिए 40 की स्पीड पर। यह हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से करना इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे पास है क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है काफ़ी बार। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन के अंदर 200 पैसेंजर जो है ना वो बैठ सकते हैं।
ठीक है। और तुम्हें बोला है कि 400 रुपए का प्रॉफिट होता है फर्स्ट क्लास टिकट पे और 300 रुपए का प्रॉफिट होता है सेकंड क्लास टिकट पर। अभी देखो फर्स्ट दो तरह की टिकट बिक रही है, एक फर्स्ट क्लास की एक सेकंड क्लास की, और उसका प्रॉफिट दे रखा है। तो क्लियरली समझ जाओ कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। दूसरा, हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स और वाई किसको मानना है। तो यहाँ देखो साफ साफ देखो क्या दे रखा है, हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप शुड बी सोल्ड। तो मैं मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट क्लास की है वो एक्स टिकट्स बेच देंगे हम, और जो इकोनॉमी क्लास है या जो सेकंड क्लास लिखा है, सेकंड क्लास की जो इसको इकोनॉमी क्लास कहते हैं उसकी हम वाई टिकट्स बेच देंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट क्लास की टिकट पे 400 रुपए का प्रॉफिट होता है और सेकंड क्लास की टिकट पे 300 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा मैक्सिमाइज z इक्वल टू 400x प्लस 300y। भाई एक टिकट पे हमारा 400 रुपए का प्रॉफिट है तो x टिकट पे 400x का प्रॉफिट हो जाएगा, और इसी तरह एक सेकंड क्लास पे 300 रुपए का प्रॉफिट है तो y पर 300 वाई का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, मेन फंक्शन जो बन गया हमारा। अब इसके बाद सेकंड चीज है हमारी कंस्ट्रेंट्स। तो अब कंस्ट्रेंट्स को देखें तो कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं। पहला कंस्ट्रेंट कि भैया 200 से ज्यादा पैसेंजर्स तुम नहीं ले जा सकते हो, एरोप्लेन कैन कैरी एट द मोस्ट 200 पैसेंजर्स। तो पहला कंस्ट्रेंट होगा भाई फर्स्ट क्लास के पैसेंजर प्लस सेकंड क्लास के पैसेंजर्स लेस देन इक्वल टू 200। ये इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया। फिर कह रहा है कि जो पैसेंजर्स बुक करते हैं ना टिकट, वो कह रहा है कि कम से कम 20 टिकट फर्स्ट क्लास की हमारी बुक होती ही होती हैं। मतलब जो x है वो कम से कम 20 तो होता ही है। मतलब x के लिए मुझे कम से कम 20 सीट्स, मतलब फर्स्ट क्लास के लिए कम से कम 20 सीट तो मुझे रखनी है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, है ना। कुछ ऐसा खास मुश्किल अभी तक लग नहीं रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर जो दे रखा है कि हाउ एवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास देन बाय फर्स्ट क्लास। मतलब सेकेंड क्लास से जाने वाले पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास के कम से कम 4 टाइम्स होते हैं। अब इसका कंस्ट्रेंट कैसे बनाओगे। देखो सेकेंड क्लास से जाने वाले पैसेंजर्स कितने, y। तो सेकेंड क्लास से जाने वाले y हम मान लेते हैं, एक बार कम से कम छोड़ दो, सेकंड क्लास से जाने वाले एक बार ले लेते हैं कि 4 टाइम्स फर्स्ट क्लास के बराबर है। तो y किसके बराबर है भाई, 4x के। y इज इक्वल टू 4x अगर मान लेते हैं कि y 4x के बराबर है, सेकंड क्लास से जाने वाले 4 टाइम्स फर्स्ट क्लास के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में बराबर नहीं बोला है, कम से कम बोला एटलीस्ट। मतलब सेकंड क्लास में इसके 4 टाइम्स के बराबर या फिर उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। तो हमारा जो कंस्ट्रेंट बनेगा वो बनेगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, ये ढंग से बनाना है। और फाइनली xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही। अब अगर मैं इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं तो ग्राफ पे अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो देखें जरा, पहला 200 का है हमारे पास, तो स्केल मुझे 200 का है तो 20 का लेना पड़ेगा। मैं 20 का स्केल ले लेता हूँ, 20, 40, 60, 80 और ये हमारा लास्ट वाला है 200। इधर भी 20, 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन टिल 200। ठीक है, चलो सबसे पहला x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। तो x को 0 रखूँ तो y 200, y को 0 रखूँ तो x 200। तो ये जो मेरी लाइन है ये बनेगी इस तरह की सी। और एक मिनट, ये यहाँ से ये बनेगा मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। फिर दूसरा बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो हमने डिस्कस किया है x इक्वल टू 20 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये बनेगा मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20 है, शेडिंग कर लेंगे। अब y इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू रखनी होगी। तो x को मैं 0 रखता हूँ तो y 0, x को 20 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा 80, है ना। इक्वल टू पे ग्राफ बनाना है, ये 80, ये हमारी थर्ड लाइन बन गई। अच्छा शेडिंग तीनों की देखें हम, तो शेडिंग अगर मैं तीनों की देखूं तो सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, शेडिंग राइट साइड पे ग्रेटर देन है। x प्लस वाई लेस देन 200, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, डाउनवर्ड शेडिंग। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x में मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, मान लेते हैं 60 0 रख लेता हूँ, मतलब x 60 y 0। तो x 60 और y 0 रखा, 4 इंटू 60, ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है,
फॉल्स आ रहा है ना, 0 ग्रेटर देन 240 तो फॉल्स है, तो मतलब इसमें 60 0 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसमें शेडिंग कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। तो तीनों का कॉमन शेडेड रीजन जो है वो निकल के आता है ये, जो कि है ए बी सी। ये हमारा शेड कॉमन शेडेड रीजन है, जिसको हम फीजिबल सॉल्यूशन या फीजिबल रीजन कहते हैं। अब फीजिबल रीजन के कॉर्नर कितने हैं, तीनों कॉर्नर निकालो, z में रखो, जहां पर तुम्हारा आंसर मैक्सिमम आएगा वही तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं तुम्हारे को, तुम्हारा आंसर सी आएगा 40 और 160, 8 पर 160 था, 40 160 तुम्हारा आंसर आएगा कि भाई फर्स्ट क्लास वाली 40 टिकट्स और सेकंड क्लास वाली 160 टिकट्स हमें बेचनी है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है डायट प्रॉब्लम। डायट प्रॉब्लम में क्या होता है, डायट प्रॉब्लम बिल्कुल अलग होता है। अभी तक हमने ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव जो रहा वो हमारा मैक्सिमाइज रहा था। अब नेक्स्ट जो हमारे 2-3 क्वेश्चन है उनमें हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज का होगा। कैसे, डाइट प्रॉब्लम्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें 2 तरह के अलग अलग तरह के फूड मिक्स करने होते हैं, और इस तरह से मिक्स करने होते हैं कि उनमें जो हमारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे आ जाएं, और साथ ही साथ हमारी जो उन फूड्स की कॉस्ट है वो भी कम से कम यानी कि मिनिमाइज हो जाए, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर तुम्हें बोला है कि एक डाइटिशियन है, उसको एक स्पेशल डाइट बनानी है यूजिंग 2 फूड्स पी एंड क्यू। तो इसमें भी हम टेबुलर फॉर्म की तरह यूज करेंगे जैसे हम लोग पहले यूज कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब इसमें देखो क्या क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब वो ईच पैकेट of P contains 12 units of calcium, 4 units of iron and 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin A। चार चीजें कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। तो क्या क्या चाहिए मुझे चाहिए कैल्शियम, मुझे चाहिए आयरन, मुझे चाहिए कोलेस्ट्रॉल और मुझे चाहिए विटामिन ए। तो P में कैल्शियम कितना है 12 यूनिट्स, आयरन कितना है 4 यूनिट्स, कोलेस्ट्रॉल 6 यूनिट्स, विटामिन है 6 यूनिट्स। और क्यू में क्या दे रखा है कि क्यू में है 3 यूनिट्स कैल्शियम के, 20 यूनिट्स आयरन के, 4 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल के और 3 यूनिट्स विटामिन ए के। हमें क्या करना है, ये पी और क्यू को मिक्स करके अपना खुद का एक नया फूड बनाना है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि 240 यूनिट्स कैल्शियम चाहिए, 460 यूनिट्स आयरन चाहिए और 300 यूनिट्स हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड, ठीक है, देखो क्लियरली लिखा है एक्स और वाई किसको लेना है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड, साफ साफ लिखा है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड। तो पी के एक्स पैकेट और क्यू के वाई पैकेट्स हम मानेंगे, भाई इसके एक्स और इसके वाई पैकेट मानने हैं। टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें यहाँ पर इनकी प्राइसेस दे रखी होती है, उन प्राइसेस के हिसाब से हमें मिनिमाइज करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में विटामिन ए को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। तो ये मुझे मिनिमाइज करने में हमारी इक्वेशन काम आ जाएगी। नॉर्मली प्राइसेस देते हैं, यहाँ पर अलग दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमारा एक्स और वाई तो हो गया, पी और क्यू। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें मिनिमाइज करना है विटामिन ए का कंटेंट। अब देखो यहाँ पर एक पैकेट के अंदर 6 यूनिट ए विटामिन है और एक्स पैकेट्स में विटामिन ए कितना होगा 6x। तो टोटल विटामिन ए मेरा होगा 6x प्लस इधर से कितना मिलेगा 3y। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा 6x प्लस 3y को मिनिमाइज करो। तो दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो पहला कंस्ट्रेंट क्या है कि भाई जो कैल्शियम है वो होगा 12x प्लस 3y। एक पैकेट में 12 यूनिट कैल्शियम है तो x पैकेट में कैल्शियम कितना हो गया 12x, और इधर एक पैकेट के अंदर 3 यूनिट कैल्शियम है तो y पैकेट के अंदर कैल्शियम हो गया 3y। टोटल कैल्शियम शुड बी लेस देन इक्वल टू 240। एक मिनट देखें जरा, मिनिमम क्वांटिटी है या मैक्सिमम क्वांटिटी है, ये देखना जरूरी है। एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, तो भाई ये 240 ग्रेटर देन इक्वल टू लेना पड़ेगा कि भाई कैल्शियम कम से कम 240 यूनिट्स चाहिए, तो क्या तो 240 या 240 से ज्यादा फर्स्ट। फिर एटलीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन। तो आयरन की बात करूं तो ये बनेगा 4x प्लस 20y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 460। ये मेरा आयरन का कंस्ट्रेंट हो गया। और तीसरा कोलेस्ट्रॉल का। अब कोलेस्ट्रॉल को ध्यान से देखो, एटमोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, मतलब 300 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल की मैक्सिमम है।
मिनिमम नहीं है, ध्यान रखना, इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। एटलीस्ट का मतलब जब होता है ना, एटलीस्ट जब दे रखा होता है तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हैं कंस्ट्रेंट। एटमोस्ट है मतलब ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, इससे ज्यादा यूज नहीं करना। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मेरा कंस्ट्रेंट क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल के लिए मेरा कंस्ट्रेंट बनेगा 6x + 4y लेस देन इक्वल टू 300, ये मेरा कंस्ट्रेंट बनेगा। और बाकी x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही। अब ये मेरा बन गया हमारे पास कंस्ट्रेंट, और इन कंस्ट्रेंट की हेल्प से मुझे ग्राफ बनाना होगा। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट केस में अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y क्या निकल के आता है? y निकल के आता है 80। y को 0 लेता हूं तो मेरा x निकल के आता है 20। ठीक है, सेकंड में x और y, अगर मैं सेकंड में x को 0 लेता हूं तो y मेरा निकल के आता है 23, और अगर मैं y को 0 लेता हूं तो x मेरा निकल के आता है 115। ठीक है, और लास्ट वाले में अगर मैं x और y की बात करूं, x को 0 लेते हैं तो y निकल के आ रहा है मेरा 300/4 यानी कि 75, और y को 0 लेते हैं तो फिर x मेरा निकल के आता है 50। तो वैल्यूज तुम देखोगे 20, 80, 23, 115 है ना, बड़ी अजीब सी वैल्यूज आ रही है, पर अब क्या कर सकते हैं, स्केल तो लेना ही पड़ेगा हमारे को। तो हम स्केल ले लेते हैं यहाँ पर 10 यूनिट का स्केल ले लेते हैं। ठीक है ना, 115 तक आ जाएगा। मैं रफ बना के देता हूँ ग्राफ तुम्हारे को। ये 0, ये हमारा मान लेते हैं बीच में आएगा 50, 10-10 का स्केल ले रहा हूँ, ये 100 और ये 120, और इसी तरह यहाँ पर भी ये 50, ये 100 है ना, एंड सो ऑन। ये 10, 20, 30 का स्केल ले लिया। पहला है 080, तो 080 कुछ यहाँ पर, और 20 कुछ यहाँ पर, तो ये बनेगी मेरी पहली लाइन, ये पहली लाइन। अच्छा, इसमें शेडिंग कहाँ करनी है? इसमें शेडिंग करनी है क्योंकि ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में तो 0 सेटिस्फाई होता नहीं है, तो हम अपर साइड शेड कर देंगे। दूसरा है 023 और 1150, तो 023 कुछ यहाँ पर और 1150 कुछ यहाँ पर, तो ये हमारा सेकंड बनेगा। इसमें भी लेस देन है तो इसमें भी शेडिंग कहाँ होगी? डाउनवर्ड्स होगी। ग्रेटर देन है, सॉरी, ग्रेटर देन है तो इसमें शेडिंग होगी अपवर्ड्स। और तीसरा है 075, तो 075 बीच में और 50 ये रहा, तो ये मेरा थर्ड है, और इसमें शेडिंग है मेरी अपवर्ड्स, लेस देन है डाउनवर्ड्स। तो ये मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके कॉर्नर निकालो और कॉर्नर्स प्लेस करो। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो सॉल्व हो जाएगा, पर हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। और अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे अलग तरह का क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सबसे अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारे पास दो अलग अलग हमारे, मतलब तुम ऐसे मान लो कि भाई तुम एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। अब तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दो जगह पर है। सपोज कर लेते हैं कि तुम मान लेते हैं कुछ भी बनाते हो, उससे बनाते हो मोबाइल बनाते हो। अब तुम्हारी मोबाइल बनाने की जो यूनिट्स हैं वो दो जगह पर है, एक दिल्ली में है, एक अहमदाबाद में है। अब तुम वहाँ से जितने भी मोबाइल बनाते हो वो अपने 3 मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हो, वो आगे बेचते हैं। तो तुम्हें सारे मोबाइल कहाँ से भेजने होंगे? यहाँ तो दिल्ली से, यहाँ अहमदाबाद से। तो तुम्हारे पास भेजने के लिए दो ही जगह हैं, दिल्ली और अहमदाबाद, और तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर भी 3 ही हैं। तो तुम दिल्ली और अहमदाबाद से उन 3 डिस्ट्रीब्यूटर को जब माल भेजोगे तो तुम देखोगे कि भाई तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो कम से कम है, मिनिमम से मिनिमम है। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। हमेशा हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं सप्लाई के और 3 पॉइंट्स होते हैं डिमांड के। मांगने वाले लोग 3 होंगे और सप्लाई करने वाले लोग 2 होंगे। वो दोनों एक ही यूनिट के होंगे, एक ही पर्सन के होंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 गोडाउन्स हैं ए और बी, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना सप्लाई करने वाले लोग 2 होंगे, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। देखो, ये हमारा गोडाउन ए, ये हमारा गोडाउन बी, ए और बी। अच्छा, ए और बी, इसके स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है भाई? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 100 क्विंटल्स, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 50 क्विंटल्स। यहाँ 100 स्टोर होते हैं 50। दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स डी ई एफ। जैसा मैंने पहले कहा था कि पॉइंट ऑफ डिमांड 3 होंगे हमारे, डी ई एफ, है ना। ए और बी से किसको भेजना है? डी को भेजना है, ई को भेजना है और एफ को भेजना है। इनकी डिमांड कितनी है? इनकी डिमांड है 60 की, 50 की, 40 की। मतलब ये मान लो कि भाई ये ए और बी तुम्हारे गोडाउन्स हैं जहां से तुम डी ई एफ को भेजोगे। अच्छा, इन क्वेश्चन में डिमांड सप्लाई हमेशा बराबर होगी। तुम्हारी टोटल जो सप्लाई है वो कितनी है? देखो 100 + 150, 150 यूनिट्स की तुम्हारी सप्लाई है, और डिमांड कितनी आ रही है? 60 + 50 + 40,
150। तो तुम्हारे लेवल पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिमांड सप्लाई बराबर होगी। अब तुम ए से किसको भेजोगे? ए से तुम भेज सकते हो डी को भी, ई को भी और एफ को भी, और इसी तरह बी से भी तुम डी को, ई को, एफ को, तीनों को भेज सकते हो। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि किस से कितनी यूनिट्स किसको भेजें जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम हो जाए। अब यहाँ पर तुम्हें देखना होगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। तुम्हें यहाँ पर दे रखी है कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट जो है ये काम आएगी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने में, पर उससे पहले हम x और y तो डिफाइन करें ना भाई कि x और y किसको मानना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि a से d को x यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, a से d को हम x यूनिट्स यानी कि x क्विंटल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और a से e को y यूनिट्स यानी कि y क्विंटल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। दो ही वेरिएबल रखने हैं। अब a से f को z नहीं मानना है, ठीक है, दो वेरिएबल में ही करना सब कुछ। तो a से d को x क्विंटल भेजें, a से e को y क्विंटल्स भेजें। हमें ये देखना है कि a से f को अब कितने क्विंटल्स जाएंगे। देखो a के पास कितने क्विंटल्स हैं, 100, x इसे भेज दिए, y इसे भेज दिए, बचे हुए 100 माइनस x माइनस y, सारे उसको f को भेजने ही पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, सारे भेजने पड़ेंगे f को, क्योंकि डिमांड सप्लाई बराबर है तो सारी यूनिट्स बिकेंगी। तो ये x, ये y, ये 100 माइनस x माइनस y। अब d की ज़रूरत कितनी है, d को चाहिए 60 यूनिट्स। अब a से सारे के सारे 60 यूनिट्स d के पास आएंगे, जरूरी नहीं है। तो a से अगर x यूनिट्स गए हैं, d को कितने चाहिए, 60। ये बचे हुए 60 माइनस x यूनिट्स b से भेजे जाएंगे। जैसे सपोज करो यहाँ से 40 आ गए तो 20 यहाँ से भेजने पड़ेंगे। तो हम लेंगे कि भाई यहाँ से x यूनिट आए हैं, बचे हुए 60 माइनस x यहाँ से आए, क्योंकि इसकी ज़रूरत 60 की है। इसी तरह e की ज़रूरत कितनी है, 50 यूनिट्स की। यहाँ से y आ गए तो बचे हुए 50 माइनस y यहाँ से आएंगे। और इसी तरह f की नीड है 40 यूनिट्स की, जिसमें से 100 माइनस x माइनस y यहाँ से आए हैं, तो बाकी आएंगे 40 माइनस 100 माइनस x माइनस y। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई माइनस 60 बच के आता है। तो हमने ये निकाल लिया एक्स वाई की टर्म्स में कहाँ से कितनी यूनिट्स कहाँ भेजी जा रही है। तो सबसे पहला काम है ये निकाल लिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नोट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या है भाई, वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम ए टू डी ई एंड एफ। मतलब ए से डी ई एफ को भेजने की कॉस्ट है, यहाँ से 6 रुपये है, यहाँ से 3 रुपये है और यहाँ से 2 रुपये है। यहाँ से 1 क्विंटल भेजने के 6 रुपये लगते हैं, इसको भेजने के 3 रुपये और इसको भेजने के 2 रुपये लगते हैं। और बी से डी ई एफ को भेजने के 4 रुपये लग रहे हैं, 3 रुपये लग रहे हैं और 4 रुपये 2 रुपये, यहाँ से 2 रुपये और यहाँ से 3 रुपये लग रहे हैं। इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करना। इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी नहीं होता, थोड़ा सा लेंदी होता है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 1 क्विंटल के 6 रुपये लग रहे हैं, ए से डी को भेजने के 1 क्विंटल के 6 रुपये। तो x क्विंटल के कितने हुए, 6x, तो मेरे x क्विंटल के हुए 6x प्लस ए से ई के 1 क्विंटल के 3 रुपये, तो y क्विंटल्स के हुए प्लस 3y। इसी तरह यहाँ से यहाँ के 1 क्विंटल के हैं 2 रुपये, 100 माइनस एक्स माइनस वाई क्विंटल के 2 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस। अब देखो ए और बी दोनों मेरी यूनिट्स हैं, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का टोटल खर्चा है ना वो मिनिमाइज करना है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। ऐसा नहीं कि ए की अलग और बी की अलग कर रहे हैं, सारा एक साथ होगा। अब बी से डी को भेजने का खर्चा है 1 क्विंटल का 4 रुपये, 60 माइनस एक्स यूनिट्स के 4 इंटू 60 माइनस एक्स। इसी तरह इसका 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस इसका मेरे पास आ रहा है 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। तो इसको पूरे को सॉल्व करके मेरे पास आता है 3x प्लस 2y प्लस 360। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि मिनिमाइज द कॉस्ट है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो चलो हमने डिफाइन कर दिया। अब आते हैं कंस्ट्रेंट्स पर, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। देखो इसके कंस्ट्रेंट्स हमारे ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, हमारे पास खाली ये देखना है कि जितनी भी यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, सारी यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड शुड बी नॉन नेगेटिव। मतलब हर नंबर ऑफ यूनिट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो ए से डी को कितनी यूनिट्स जा रही हैं x, ए से ई को कितनी जा रही है y, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉर्मली ये तो वैसे भी बनना ही था। अब a से f को कितनी यूनिट्स जा रही हैं 100 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये जो यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हो रही है ना ये कैसी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 100, माइनस साइन कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। ये बना मेरा पहला कंस्ट्रेंट। फिर 60 माइनस एक्स, बी से डी को ट्रांसपोर्ट करने वाली यूनिट्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो फिर इसको भी वही शिफ्टिंग करेंगे तो मेरे पास आएगा x लेस देन इक्वल टू 60, सेकेंड कंस्ट्रेंट। फिर नेक्स्ट है बी से ई को ट्रांसपोर्ट होने वाली यूनिट्स 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करते हैं तो y लेस देन इक्वल टू 50 आता है। और लास्ट कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई माइनस 60, ये जो x प्लस वाई माइनस 60 है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये मेरा चौथा कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट्स बनाने बहुत आसान है, सब जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड है ना सबको नॉन नेगेटिव कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सब में लगाओ और सॉल्व करके तुम्हारे कंस्ट्रेंट बन के आते हैं। 4 कंस्ट्रेंट हैं, चारों को अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं तो इस बार मैं ग्राफ पे 10 का स्केल लूंगा, है ना, 100 और 60 इस तरह की वैल्यूज हैं हमारे पास, तो 10 का स्केल है इस बार, है ना, ये 10 का स्केल है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। सबसे पहला x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, तो x को 0 रखा, y 100, y को 0 रखा, x 100, तो हमारा जो पहली लाइन बनी है ये बनेगी, ब्लैक कलर ले, ये बनेगी इस तरह की। अब इसमें शेडिंग कहाँ है, लेस देन इक्वल टू 100 है, 0 0 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है तो डाउनवर्ड शेडिंग। तो सेकंड लाइन है मेरी x लेस देन इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये बनाएंगे हम x इक्वल टू 60 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये है हमारी x लेस देन इक्वल टू 60। शेडिंग कहाँ करनी है भाई, इसकी शेडिंग होगी हमारी लेफ्ट साइड पे, लेस देन है ना तो इस तरफ लेस वाली वैल्यू है। y is equals to 50 is a line parallel to x axis, तो ये y equal to 50 है, line parallel to y axis, less than है तो इसमें भी शेडिंग डाउनवर्ड्स। और फाइनली x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो इसमें मैं x को 0 रखूं तो y 60 आता है, y को 0 रखूं तो x 60 आता है, तो ये मेरे पॉइंट्स होंगे 60 60, ये मेरे पॉइंट्स हैं, तो ये मैं 60 60 को ज्वाइन करूंगा। अच्छा, इसमें मेरी शेडिंग होगी अपवर्ड्स, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 0 0 रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं होता, तो अपवर्ड इसमें शेडिंग होगी। अब मेरा कॉमन शेडेड रीजन यानी कि फिजिबल रीजन जो निकल के आएगा वो है ये वाला, दिस वन। और इसमें मेरे कॉर्नर्स कितने हैं, इसमें मेरे कॉर्नर्स हैं 5, A B C D, है ना, 4 ही भाई, 4 कॉर्नर्स हैं, तो इसमें मेरे 4 कॉर्नर्स हैं। ये जो चारों कॉर्नर्स हैं A के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 50, B के 50 50, C के 60 40 और D के 60 0। ये चारों कॉर्नर्स अब तुम्हें कहाँ पर रखने हैं, ये रखने हैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिनिमाइज। लेकिन इस बार ध्यान रखना कि z क्या है हमारा, z है हमारा मिनिमाइज, ध्यान रखेंगे, है ना, मिनिमाइज z है, तो 3x प्लस 2y मिनिमाइज z 3x प्लस 2y प्लस 360, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मेरा, है ना। और इसमें ये जो चारों वैल्यूज रखेंगे जिस पर तुम्हारी कॉस्ट मिनिमम आएगी वो तुम्हें लेनी है। ध्यान रखना इस बार मिनिमम वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज करना है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, साथ साथ एलपीपी भी मैंने एक बार कंप्लीट कर दिया है। मेजर सब तरह के क्वेश्चन हमने एक एक दो पिक किए हैं।